फिर भी क्या होता है, अपन हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन। देखो रोटेशन से आसान है, पूरी फिजिक्स में एक ही चैप्टर परेशान करेगा बच्चों को, रोटेशन। और रोटेशन हैज अ चैप्टर नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है, उसके हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। किसी भी इंसान को रोटेशन अगर अच्छा करना है तो कम से कम 100-150 क्वेश्चन लगा ले, हो गया रोटेशन सही, क्योंकि हर क्वेश्चन में क्या है, कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन। थोड़ा आसान लगेगा क्योंकि 9th से पे स्टार्ट होगा, फिर 11th पे आएंगे हम लोग, है ना। कुछ CTR क्लासेस ये इन लोगों ने निकाला है, ऑनली IAS वालों ने, क्लास टेस्ट रिवीजन। अच्छा मैंने भी लिखा है, ओ मैंने भी लिखा, भूल जाता हूँ मैं। क्लास टेस्ट रिवीजन, CTR का फुल फॉर्म है क्लास टेस्ट रिवीजन। आइडियल तो यही होता है तरीका, बट होता क्या है, यही वाला हो पाता है ना, ये होता है ना ये होता है, इसलिए नंबर नहीं आता है। मेन यही रीज़न है नंबर ना आने के। ग्रेविटेशन क्लास 9th में इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। हाँ लेकिन चैप्टर ठीक है ये। ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो जब पहला वर्ड ग्रेविटेशन दिमाग में आता तो क्या क्या चीज़ आती है, न्यूटन के सर पे गिरा सेब, यही आता दिमाग में, है ना, सबसे पहले दिमाग में। इसमें दो चीज़ें, एक है ग्रेविटी और एक वर्ड है ग्रेविटेशन, दो वर्ड है, ग्रेविटेशन वर्सेस ग्रेविटी। क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों वर्ड में? ग्रेविटेशन से जो भी फोर्स किसी लगती है उसे ग्रेविटी बोलते हैं। हाँ, और ग्रेविटेशन वो जी वाला किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगना इस पूरे यूनिवर्स में, वो क्या है, ग्रेविटेशन। और पृथ्वी द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना ग्रेविटी है। तो ग्रेविटेशन क्या है, कि स्पेशल केस है ग्रेविटेशन का। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशन पृथ्वी से जनरेट हुआ, कहीं पे भी, पृथ्वी नहीं छोड़ो, ब्रह्मांड के किसी कोने में अगर कोई दो ऐसे ब्लॉक भी पड़े हैं, क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है ना, तो इनके बीच में भी फोर्स लग रहा है। वो वीक और स्ट्रांग हो सकता है, इस दो चेयर के बीच में भी फोर्स लग रहा है, इस डिजिटल बोर्ड, इस पंखे के बीच में फोर्स भी लग रहा है, बट वो कम है। ऐसा नियम दिया था किसने, न्यूटन ने। क्या बोला था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें यह कहा था कि दुनिया के किसी भी कोने में, ब्रह्मांड के किसी भी जगह पर आप चले जाओ, अगर दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इनके बीच में डिस्टेंस d है, तो इनमें एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। वो आपस में क्यों नहीं खींच पा रहा है, वो फिर वही है डिस्टेंस और नेचर ऑफ फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशन इज द वीकेस्ट फोर्स, इट इज द वीकेस्ट फोर्स। बट वीकेस्ट फोर्स होने के बाद भी पूरा ब्रह्मांड को बांध के रखा हुआ है, पूरा गैलेक्सी घूम रही है, पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है, वीकेस्ट होने के बाद भी। तो इन्होंने कहा था कि F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये तो कहता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि इन दोनों में लगने वाला जो फोर्स होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, अब चूंकि वेक्टर पढ़ चुके हम लोग, मान लो ऑब्जेक्ट 1 है, तो ऑब्जेक्ट 1 पे फोर्स लग रहा है दूसरे की वजह से, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो दैट इज F12 इज इक्वल टू F21। नेगेटिव साइन क्यों, बिकॉज अपोजिट नेचर का होने की वजह से। डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है ना, डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। F12 इज इक्वल टू F21। स्केलर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट शो करता है ना, डॉट प्रोडक्ट सेटिस्फाई करता है ना, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, सजा लिया, हाँ ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट ऑफ बॉडी, टॉपिक है अगला, एक्सेलरेशन। क्यों, देविक बैठा नहीं है, ड्यू टू ग्रेविटी, अभी पेपर चल रहे हैं ना, ड्यू टू ग्रेविटी बहुत सारे कम बच्चे आ रहे हैं। वेट 30 तारीख को सलमान वालों के, कल केमिस्ट्री का पेपर है इसका, पता नहीं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
एंड वेट ऑफ बॉडी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या बोलते हैं? स्मॉल g। और वेट में क्या रिलेशन है? तो फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, और जब फ्री फॉल होता है तो फोर्स क्या होता है? mg। और जो फोर्स लगता है वही क्या होता है? वेट होता है। क्या होता है? वेट होता है। तो वेट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या रिलेशन है? W इज इक्वल टू होता है m इंटू जी, यानी वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हुआ तो वेट भी क्या होगा? चेंज होगा। हमारी पृथ्वी की अगर हम बात करें तो हमारा पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं जियोइड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? जियोइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें ये है इक्वेटर और ये है पोल। हाँ, और अभी भी अजीब है, ये घूमता रहता तो ये इधर बल्ज आउट निकलता है। अब इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होती है और जो पोल पे जी की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। अब डिफरेंट होने वजह से वेट भी डिफरेंट, और सेंटर पे तो जी क्या होती है? जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। अब समझना कैसे डिफरेंट कैसे होती है, अभी थोड़ी देर बाद हम सीखेंगे कि जो स्मॉल जी है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। इसका डेरिवेशन भी करेंगे, 9th में भी है। कैपिटल जी आर स्क्वायर है रेडियस ऑफ अर्थ। तो एक चीज समझ आ रहा है कि जो स्मॉल जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? कैपिटल आर स्क्वायर के। अब क्लियर कट दिख रहा है कि ये डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू पोल। न्यूमेरिकली भी ये ज्यादा है, न्यूमेरिकली भी ये ज्यादा है। तो ये अगर वैल्यू ज्यादा है तो जी की वैल्यू कम आएगी। तो यहाँ पर वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस जी की वेरिएशन की वजह से यहाँ पर वेट भी अलग अलग आता है। यहाँ पर वेट, क्योंकि देखो जी अगर ज्यादा होगा तो वेट भी ज्यादा होगा, जी अगर कम होगा तो वेट भी कम होगा। ठीक है, पोल्स पे एक्सट्रीम वेट होगा। हाँ, मैक्सिमम वेट होगा, है ना? किसका? रिटेस्ट नहीं हो रहा 11th में। तो कहने का सुनो यहाँ ध्यान दो, पास होना, अब तो ये चैलेंज है पास होना। सही में केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी पास हो जाओ बस हुआ जी। अब समझो, अब थोड़ा समझाता हूँ मैं 9th की चीजें, यहाँ पे भी जरूरत है। जैसे 69.5 है ना, मैंने उससे पूछा वैसे क्या करता है। हाँ, वो फिटजी में भी तीसरे रैंक पे है तभी आया ना, पूरे दिल्ली में। तभी ना आया, दिल्ली में तो तभी तो आया ना उसका, तभी तो आया उसका, जब फिटजी में रैंकर भी है, हर जगह रैंकर है। तो देखिए, चूंकि पृथ्वी हमारा बहुत बड़ा है ना, ये पूछो शिट। देखिए सर, ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे लेट्स से एप्पल, ठीक है? अरे मेरा ब्रदर इन लॉ है जो IIT कानपुर गया है ना, वो फिटजी में भी टॉपर था, स्कूल का भी टॉपर है, वो बाय डिफॉल्ट दोनों जगह टॉपर हो गया। क्योंकि पृथ्वी इतना बड़ा है, उसके सामने कोई भी चीज़ एक डॉट के बराबर है। जैसे एक सर का जो घर है वो पृथ्वी के रिस्पेक्ट में सिंगल डॉट के बराबर है, इतना बड़ा पृथ्वी है, डॉट से भी छोटा। तो इसलिए जो एप्पल का साइज है वो एक तरह से डॉट से भी छोटा है। तो जो डिस्टेंस हम लेंगे वो रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं। क्या लेते हैं? और मान लेते हैं कैपिटल M जो है वो मास ऑफ अर्थ है। क्या है? कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, और स्मॉल m जो है वो मास ऑफ एप्पल है। ठीक है, तो जैसे लेट, आओ जी आओ, बर्थडे में गई थी तुम? ठीक है, लेट क्यों हो गई? लेट एन ऑब्जेक्ट, मार्क्स आ गए होंगे इसके, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ mass, let an object of mass small m and capital M is mass of earth। क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, बस ये फर्स्ट सेकंड पता है? अरे कुछ नहीं चल रहा है। पृथ्वी, 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 ये यहाँ से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया मैंने, क्या होता है थोड़ा देर में फिर से बताता हूँ। देखो पहले बता देते हैं इसको आने से पहले। 9th में हमने इस बारे में जाना था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
तो 9th में केवल हमने फॉर्मूला सीखा, 11th में इसका वेक्टर डेरिवेशन सीखेंगे। क्या सीखा था हमने कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, कहीं पे भी रखा हुआ है, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में है, पानी में है, आग में है, पाताल में है, उससे फर्क नहीं पड़ता, मास m1 m2 है, तो इनमें लगने वाला फोर्स एट्रैक्टिव नेचर का होगा, ये इसको खींचेगा, इसका नाम होगा F12 वेक्टर, इसका होगा F21 फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू 2। ये दोनों ही आपस में मैग्नीट्यूड वाइज क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। और कितने होंगे, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके मास के प्रोडक्ट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इसको कंबाइन करने के बाद कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, वेयर कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू इस दुनिया में कहीं भी कभी भी नहीं बदलेगी, जहां भी जाओ सेम होगी। अब वो होगी कितनी, ये होगी 6.7 इंटू 10⁻⁻11। अब यूनिट एंड डायमेंशन में इसका यूनिट और डायमेंशन दोनों पूछता है। यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कहाँ से, यहाँ से फॉर्मूला से, है ना। तो यहाँ से जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, FD स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। फोर्स होता है न्यूटन, डिस्टेंस होता है मीटर स्क्वायर में, और मास होता है केजी का स्क्वायर। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि नीट में भी पूछा गया है इसका डायमेंशन कैपिटल जी का, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे, एक दूसरे को खींच रहे होंगे, और कितने फोर्स से खींच रहे होंगे वो वहां पे वैल्यू है। ऐसा जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसकी हेल्प करके हम स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ गिरती है या पृथ्वी के अगेंस्ट जाती है तो उस पर जो एक्सेलरेशन लगता है वो क्या लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, जहां पर कैपिटल G मैंने बताया क्या, कैपिटल आर्म है मास ऑफ अर्थ, और R इज रेडियस ऑफ अर्थ। ये 9th में पढ़ा हुआ है, मैं उसको बस रिकैप दे रहा हूं क्योंकि इस साल भी है। अब समझना, अगर बहुत ध्यान से देखें तो क्या फिर से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा दोनों में, एप्पल और अर्थ में। तो अकॉर्डिंग टू, रनिंग हैंड में नोट्स बनाते चलो, अकॉर्डिंग टू नोट्स, बहुत ज़्यादा नोट्स है इस चैप्टर में, नोट्स मेकिंग है। अकॉर्डिंग टू, और ये इजी चैप्टर है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ रोटेशन से बहुत इजी है, बहुत इजी है, सच में आसान है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स होगा वो होगा कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन R स्क्वायर। कोई दिक्कत है, नहीं ना। सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट जब पृथ्वी की तरफ गिर रहा होगा तो इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है A, ठीक है, मास क्या है M, बोलो है ना। तो जो फोर्स लगेगा वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है भाई, है तो दोनों ही फोर्स। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, बता रहा हूं अभी देखना आंसर में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बहुत ध्यान से देखो, F से F कटेगा, कैपिटल स्मॉल m से स्मॉल m कटेगा, तो अच्छा A इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M अपॉन, बट कोई चीज अगर फ्री फॉल गिर रही है तो वहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। क्या होगा, तो हो गया डेरिवेशन। ये था आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेरिवेशन था। अगर हम इसमें सबकी वैल्यू रख दें, एक सेकेंड, मास ऑफ अर्थ रख दें, रेडियस ऑफ अर्थ रख दें, और जी की वैल्यू रख दें 6.7, तो ये 9.8 और 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कहाँ चला गया वो, हाँ, यूनिवर्सल लॉ का स्टेटमेंट क्या ही लिखोगे, टॉप किया उसने।
और मैथ्स में टॉपर है लड़की है मैं। बाकी सब के क्वेश्चन में तो डुबा दिए। अब फिजिक्स की देखते हैं। इंग्लिश हाँ फिजिक्स का तो हम लोग को मार्क्स ही नहीं मिल रहा है भाई, कुछ तो सस्पेंस बचा हुआ, मेरे को लग रहा है कुछ दिक्कत है इसीलिए नहीं मार्क्स मिल रहे हैं। एक ही बार स्कूल वाले कहेंगे सब फेल। नहीं फेल तो नहीं होंगे, मैं ऐसे लिख के हाँ लेकिन 30 और 40 में ही सबके नंबर हैं, ये भी बता दिया स्कूल वालों ने कि सभी बच्चों के केवल 4 बच्चों के 40 to 50 के बीच में है, 5 बच्चों के 50 से 55 के बीच में है, वही हाईएस्ट है 51, और मोस्टली जितने पूरी क्लासरूम जो स्ट्रेंथ है 35 वो है आपके 30 to 40 के बीच में, ये टीचर ने बताया है। कॉपी पे सब चेक हो गई, पता नहीं क्यों मार्क्स नहीं बता रहे। ऐसे 5 बच्चे रहते और 4 या 5 फेल भी हैं, 4 या 5 ही फेल है, फेल ज़्यादा नहीं है, मैम ने फेल नहीं किया ज़्यादा बच्चों को, 4 बच्चों को फेल किया। हाँ नंबर बांटे, फेल किसी को नहीं किया, उन्होंने कम बच्चों को फेल किया, जो बिल्कुल नहीं पढ़े वो फेल है, बट प्रयास ये किया है कि बच्चे फेल ना हो, क्योंकि तुम्हारी जो मैम आई न्यू मैम आई है इस साल बहुत ही अच्छी हैं वो, और पेपर उन्होंने नहीं बनाया था, पेपर कोई और बनाया, बट चेकिंग बहुत lenient कर रही है वो। तुम में है भी पास है मतलब हाँ पास तो है वो, मुश्किल का आया उसका का तो हाफ ईयरली चल रहा है, 30 को ख़त्म होगा। और फिर इसमें अटक गया वो। क्या तो रहा फेल हो जाऊँगा अभी से ही, हमने कहा निगेटिव बोलो तो हो ही जाएगा इंसान, पॉजिटिव तो रहना पड़ता है, हाँ, पास तो हो ही जाएगा, फेल तो नहीं होना चाहिए। इसमें ग्रेविटेशन भी तो आ रहा था पीछे का। लेकिन डेरिवेशन उसको आ रहा था ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशन का जो डेरिवेशन आया है ना, लकली वो रट के गया था, जो टिक मारे तो उसमें से ही आगे थे 2, डेरिवेशन नहीं आया था तो वो कर लिया था, न्यूमेरिकल नहीं आया था ग्रेविटेशन से, स्कूल में बोल दिया गया होगा ना कि न्यूमेरिकल नहीं आएगा। बेटा हमारे सेक्शन में क्यों मैसेज भेज रहे हो? एमसीक्यू तो पूछो ही मत, एबीसीडी कुछ भी तुक्के मारे। अरे कोई बात नहीं बालक, हमारी केमिस्ट्री टीचर ने बड़े बड़े प्यार से नंबर काटे, खुश हो गए। चलता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का रियल लाइफ में कहाँ का एप्लीकेशन है? हर जगह है। ये जो सोलर सिस्टम चल रहा है बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉ, ये समुद्र, नदियाँ, हवा जो हमारे पृथ्वी पे हैं वो भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, समुद्र की लहरें, टाइड, सोलर सिस्टम, ऑर्बिटल, ये सब के सब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब आप लिखेंगे, अच्छा इसी को पहले कंटिन्यू कर लेते हैं, बाद में वेक्टर वाले पे आते हैं। इसको हम शुरू किया तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। क्या डेंसिटी भी बताना पड़ेगा? ओके, डिलीटेड है, मैंने तो काटा मारा है। हमारा तो कुछ शुरू नहीं हुआ, हुआ भी किसी से देखो सर, अब हेडिंग डालिएगा वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं थोड़ा सा ना सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक जंप कर रहा हूँ, सीक्वेंस में इसके सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ है ना, बुक का सीक्वेंस अलग है, तो वही ऐसा लग सीक्वेंस। मैं जैसा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो भी बातें हैं वो स्मॉल जी के बारे में हो रही है, और स्मॉल जी का जितना भी टॉपिक एक जगह पे होगा, ठीक है। हाँ, लिखना है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो वेरिएशन, एक तो बेसिक सा मैंने बता दिया था कि अर्थ कैसा जियोइड शेप का है, तो जी की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, वो तो बहुत बेसिक हो गया, 9th क्लास का हो गया। जो ये मैंने बताया तो 9th क्लास का बताया मैंने, 9th में पूछा जाता है ये कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू 9.8 होती है और पोल पे 10 होती है। क्यों होती है? क्योंकि जी जो है वो इन्वर्सली स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और आर क्या है, ये रेडियस है, क्या है, रेडियस। तो अगर आर बढ़ेगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर आर की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो
तो पृथ्वी ऐसी बनी है कि इक्वेटर ज़्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू पोल, तो इस वजह से यहाँ पर वैल्यू कम आ रही है और यहाँ पर ज़्यादा, और सेंटर पे 0 होता है। हाँ वही हम कराने जा रहे हैं। अब जो कराने जा रहे हैं ये तो ये 9th का है, 9th लेवल है। बाकी मैंने जो अभी टॉपिक हमने लिखा है इसमें हम इस चीज़ को और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, कुछ एज्यूम करके एच और डिफरेंस से। तो वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी का वेरिएशन पढ़ेंगे। तो क्या क्या है, पहला है अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड और हाइट। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, है ना, एल्टीट्यूड और हाइट। देखिए क्या कैसे बनाना है इसको। मान लेते हैं ये पृथ्वी है और पृथ्वी से कुछ हाइट पे ये ऑब्जेक्ट है, यहां तक इसके सेंटर से, पृथ्वी के सेंटर से ये r रेडियस है, और सरफेस से लेके जहां पे भी है ये हमने इसको h हाइट माना फॉर्मूला बनाने के लिए। फिर मैंने ये कहा था कि पृथ्वी ऑलरेडी इतना बड़ी है उसके सामने h क्या है, ना के बराबर है, तो नियर टू 0 रख देते हैं, बट हम फॉर्मूला पहले ड्राइव करेंगे ना, तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमने h मान लिया। और हमने ये माना कि इस पॉइंट पे, दैट इज बी पॉइंट, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h है, और ये पॉइंट जो a सरफेस है यहाँ पर g है, ऐसे नॉर्मल मान लिया। अब g का फॉर्मूला हमारे पास होता है कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। अगर ये जो वैल्यू आएगी ये आ रही है एट पॉइंट A, ये कहाँ पे आएगी, एट पॉइंट A। सिमिलरली सेम लॉजिक से हम एट पॉइंट B पे जब लिखेंगे तो G m मास ऑफ अर्थ अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, ये कहाँ पे होगा, एट पॉइंट B। ये हाइट ही तो चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ये कहाँ से डेरिवेशन हुआ था, यूनिवर्सल लॉ से हुआ था ना, कहाँ से हुआ था, यूनिवर्सल। अब क्या करें, डिवाइड करेंगे इन दोनों को। नाउ डिवाइड जी एच अपॉन जी, तो क्या क्या कट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अभी यही रख, इतना बता रहे। अब इफ कंडीशन लगा देते हैं, इफ h इज वेरी 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 स्मॉल देन r, देखो पृथ्वी का रेडियस बहुत बड़ा है, उसके सामने किसी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बहुत थोड़ा सा माना जाएगा, तो हम h को हटा सकते हैं, नेगलेक्ट कर दें, 0 मान सकते हैं। 0 मान ले तो g भी 0 हो जाएगा, पूरा पॉइंट में सब कुछ 0। नहीं, अगर ऐसा होगा तो ये तो खत्म, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कट के 1 बन जाएगा। तो फिर देयरफॉर देखना जी एच अपॉन जी आपका हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी 1, यानी जी एच इज इक्वल टू जी, हाँ ये तो सब्सक्रिप्ट में है, ये तो बता रहा है कि कहाँ पे कौन सा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज सेम एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस, एवरी पॉइंट पे सेम। अब एक चीज और समझिएगा, ये तो हो गया एक केस हो गया। सेकंड देखिएगा, इसी में ही थोड़ा सा चेंज करके हमने क्या फॉर्मूला बनाया, नाउ जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर आर प्लस एच स्क्वायर का होल, यही दिया ना फॉर्मूला। अब इसमें से अगर मैं डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बनेगा 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है, यहां से ये चला जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर इनवर्स में। ये एसोलोरा में दिया हुआ है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये वाला पार्ट इतना, ये एसोलोरा में नहीं दिया था, बट ये भी होता है, ठीक है, ये भी वैलिड पॉइंट है, ये जो मैंने लिखा है ये एसोलोरा में नहीं मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये भी वैलिड पॉइंट है, ठीक है। मैंने ना क्या किया, आर बाहर खींच लिया, जब वैसे आर को बाहर खींचूंगा एक्चुअली आर स्क्वायर बाहर जाएगा, फिर अंदर आके आर बन जाएगा, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ से आर आर कट नहीं जाएगा। जब आप कॉमन खींचते हैं किसी चीज को बाहर लेते हैं तो यहाँ पे तो चलो 1 बन गया। अच्छा एक काम करते हैं, आर को फिर अंदर भेजते हैं, जैसे हम अंदर भेजेंगे तो आर, इस पार्ट को देखना ध्यान से, आर प्लस एच बाई आर था ना, यहाँ फिर से आर आ गया, हमने अंदर भेज दिया ना आर को, ये कट गया तो फिर से वही बन गया ना एच प्लस आर होल स्क्वायर।
ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करें? अब बायनोमियल थ्योरम तो देखो नहीं आता मेरे को, और ना मैं बायनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करूंगा। आता है किसी को बायनोमियल थ्योरम? आता है। तो इसको बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करिए इस रिलेशन को, दैट इज जी एच अपॉन जी 1 प्लस एच बाई आर पे पावर -2। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, अगर आता है तो। एक्सपेंड करने के बाद आ रहा है 1 माइनस 2h अपॉन आर प्लस टर्म ऑफ हायर कंपोनेंट ऑफ एच आर, मतलब मल्टीप्लाई होते जा रहा है, ठीक है, प्लस जो लिखा हुआ है टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ h बाई आर, ठीक है। अब नाउ इफ कंडीशन लगा रहे हैं, इफ h इज वेरी वेरी स्मॉल देन r, देयरफॉर h अपॉन r इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल देन 1, ये सारी वैल्यू, तो देयरफॉर क्या बनेगा फिर ये, तो जो इसके बाद की वैल्यू, ये सारा का सारा जो हायर पावर है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? नेग्लेक्ट। तो बचेगा फॉर्मूला हमारा क्या? देयरफॉर हमारे पास फॉर्मूला बचेगा जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर। देखो यहां तक जिंदगी आम जिंदगी थी, यहां से शुरू हुई मेंटोस जिंदगी, ठीक है। यहां तक जो थी ना, ये जो मैंने बताया था, ये तो आसान पार्ट था, ये मैंने h को लेस देन कर दिया, हटा दिया, ये तो आसान पार्ट है। यहां से थोड़ी सी लेवल अप है, यहां से आपको समझना पड़ेगा चीजों को। नहीं अभी और बात है इसमें। तो अब यहाँ से आपका जो फॉर्मूला बना, एट एनी पॉइंट h एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पॉइंट h का फॉर्मूला आया ये फॉर्मूला है। तो अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आप निकालो एट पॉइंट समथिंग, जो भी वैल्यू दी जाए, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये आप नोट कर लो। अब समझना ये है आपको कि हमारे पास दो फॉर्मूला है। फर्स्ट इज जी एच अपॉन एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, एक ये रेशियो है ना, और एक रेशियो हमारे पास है जी एच अपॉन जी इज 1 माइनस 2h अपॉन आर। अब इसमें कंडीशन दिया कि ये फॉर्मूला कब कब यूज करेंगे। जो सेकंड फॉर्मूला वो हम तब यूज करेंगे, इसमें लिखा है कि स्मॉल h इज लेस देन इक्वल टू, अगर r है, बोथ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ शो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट, दैट इज व्हाई द वैल्यू ऑफ g इज लेस एट माउंटेन एट प्लेन। दोनों दिखा रहा है कि हाइट के साथ डिक्रीज हो रहा है। लेकिन while सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इक्वेशन थर्ड, इसको ये इक्वेशन ये कब यूज करेंगे? ये हम यूज तब करेंगे व्हेन r इज कंपेरेबल टू व्हेन h इज कंपेरेबल, मतलब हम कुछ बहुत ज्यादा छोटा ना हो, हम कंपेयर कर सकते हो किससे? कैपिटल R से, वहां पर भी यूज करेंगे। और ये वाला इक्वेशन हम वहां यूज करेंगे कि जब h बहुत छोटा हो। देखो इसमें एक लेस देन लगाया गया, मतलब है छोटा बट बहुत छोटा नहीं है, और जब डबल आ जाता है मतलब वेरी लेस देन, ना के बराबर, है ना। तो जब बहुत छोटा होगा तो उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ये करेंगे जब कंपेरेबली या थोड़ा बहुत स्मॉल है, उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे ऑन सरफेस की बात कर लें अगर हम, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि हम कब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे।
चलो हम इसकी कैलकुलेट कैसे करें आप? अभी क्वेश्चन कर रहे हैं इस पे। नहीं नहीं, आप बीच में से स्किप कर रहे हो। अरे नहीं, वो सीक्वेंस बना रहा हूँ, इसमें अलग सीक्वेंस में लिखा है। मैं एक्चुअली जितना भी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है ना, उसके सारे बताते जा रहा हूँ मैं। वो हो जाएगा, अभी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक छोड़े 2 टॉपिक वो उसको नहीं पढ़ेंगे तो ये नहीं आएगा, वो सब आपस में अभी बना दूंगा कनेक्शन। ये हमें 8.12 टॉपिक है। देखो सर, एक चीज और, अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा, दैट इज जी एच माइनस जी इज इक्वल टू, एक सेकेंड ना, हमने एक फॉर्मूला लिखा जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये फॉर्मूला लिखा। अगर मैं स्मॉल जी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, जी माइनस 2gh अपॉन आर। पक्का? अगर इस वैल्यू को या इसको इधर ला देते हैं तो जी एच माइनस जी इज इक्वल टू माइनस 2gh अपॉन आर। और अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं फ्लिप हो जाएगा, माइनस कॉमन तो फ्लिप होगा, स्मॉल जी माइनस जी एच इज इक्वल टू 2gh आर। अब एक चीज और समझिएगा, अगर मुझे परसेंटेज निकालना कि कितना परसेंटेज स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हुई है हाइट के अनुसार, टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट हाइट h, तो कैसे निकालते हैं, डिफरेंस अपॉन इनिशियल इंटू 100, ऐसे निकालते हैं। तो डिफरेंस क्या है, g माइनस जी एच, ये डिफरेंस हो गया। ओरिजिनल क्या था, g इंटू 100, ये आपको परसेंटेज दे देगा। और जब हम 100 से मल्टीप्लाई किए तो इस तरफ भी करेंगे, इस तरफ भी g से डिवाइड करेंगे, 2gh अपॉन r इंटू जी इंटू 100। जो चीज आपने यहाँ पे किया है g और 100 वहां पे भी करोगे, करेंगे ना। तो g से g कट गया, तो 2h अपॉन r इंटू 100। तो अगर आपको परसेंटेज निकालना होगा तो आप क्या करोगे, g माइनस जी एच अपॉन जी इंटू 100। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये वाला भी आ गया। अब देखो सर, जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा परसेंटेज वाले पे, एग्जांपल नंबर 15 कैसे है, अच्छा नहीं, देखो सर, अब जैसे क्वेश्चन क्या है, इस पे कैसे बनेगा, जैसे एग्जांपल में 15 देखिएगा, उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन 15 कि एट व्हाट हाइट, h पूछा है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विल टेक वैल्यू g रिड्यूस बाय 36%। पहले स्मॉल g था, ये रिड्यूस होके 36% ऑफ g बन गया, मतलब gh बना है ना। कितनी हाइट पर जो g की वैल्यू है वो अपने ही 36% कम हो जाए। कैसे निकालते हैं परसेंटेज, 36% ऑफ, ऐसे सॉल्व करेंगे ना, 36% ऑफ g है ना, रिड्यूस करना है तो ओरिजिनल माइनस 36% ऑफ g, ये रिड्यूस हुआ ना, इतना तो कम हो गया।
क्वेश्चन क्या है, पढ़ना फिर से। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ will the value of g will be reduced by 36% from the value of surface given that radius of earth is 64,100 किलोमीटर। इसको हम मीटर में बदलेंगे, मीटर, यानी कि 64 इंटू 10⁵ मीटर। पहले तो ये बदल लेंगे, कैसे यूज करेंगे देखिए। जो आपके पास g एट हाइट है 36% तो लॉस हो गया। एक तरीका इसको करेंगे तो 64 ही आएगा, सॉल्व करो देखो 100 जाएगा तो बचेगा कितना। जब आप h हाइट पे जाओगे, जब आप इस मान लीजिए ये रहा h हाइट, यहाँ पर जब gh कितना बचेगा, जो यहाँ पे था उसका केवल 64 बचा, क्योंकि 36% तो लॉस्ट हो गया। तो gh क्या बचा 64%। उसको हमें लॉस दिखाना भी है ऐसे सब। नहीं बस 64 लिख लो मेंटली, वो आएगा उतना ही सॉल्व करने के बाद। ये कितना आ गया 64/100g। इसको सॉल्व करेंगे तो भी आएगा देखो 64/100g, सेम ही तो आएगा। अच्छा अब क्या करें, अब हमारे पास एक फॉर्मूला कौन सा था, ये वाला कंपेरेबल हाइट वाला है ना। ये लगाया जाए अगर तो GH इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस। अच्छा अब देखो इसमें समझने वाली बात है, अब हमें क्या पता हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, दो फॉर्मूले टोटल हमारे पास, या ये वाला यूज करें। कैसे पता चला, इसमें चलो सोल्यूशन दिया था, मैं सोच लिया हम ये ले लेते हैं। चलो ये नहीं भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 में देखो, तो देखो समझने वाली बात है, एग्जाम्पल नंबर 17 जब पढ़ोगे तो वहां पे हाइट जो दिया है 32 किलोमीटर दिया है, तो भाई साहब 64 लाख किलोमीटर के सामने 32 कितना है, तो हम लगाएंगे सेकंड फॉर्मूला। मोस्ट प्रॉब्लम जब तक मेंशन नहीं है तो कौन सा लगाएंगे, या क्वेश्चन समझ आएगा कि हम कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज किया क्योंकि एक तो पहली बात तो हाइट दिया नहीं है, वो उसने खुद पूछा है, और आप सरप्राइज देखिए जब सॉल्व करके आए तो देखिए आया 16,000 किलोमीटर। मानते ये भी बहुत छोटा है, बट फिर भी बहुत छोटा नहीं है एज कम्पेयर टू 13 किलोमीटर या 12 किलोमीटर है, तो ये भी छोटा। वो 64 लाख किलोमीटर है रेडियस हमारा पृथ्वी का। आपने देखा नहीं, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है, कैसे हो, कितना होगा ये 10⁵ है, 64 लाख होगा कि कितना होगा, हाँ 64 लाख ही तो होगा, नहीं 64 है, 64 लाख किलोमीटर रेडियस है पृथ्वी का अप्रोक्स, इससे ज्यादा ही है, कम नहीं है, 65 के आसपास है। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें सीखना है कि हम कौन सा डायमीटर तो डबल, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना, तो ये है 64/100g, GH की वैल्यू यही है ना, इंटू जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अभी बाद में वैल्यू पुट करेंगे, का होल स्क्वायर। ये तो कट गया, ये कट गया, तो सिंप्लीफाई करके क्या बना ये 8/10 स्क्वायर ले लो, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, बोलो ये हट जाएगा ना, तो 8/100 आर प्लस एच। आर हमारे पास है, हमें क्या निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू आएगी 1600 किलोमीटर। तो बहुत छोटा नहीं है लेकिन लेस देन आर है। जब बहुत छोटा होता तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 17 पढ़िए, ये जो पढ़ रहे हैं हम स्मॉल जी का वेरिएशन पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू हाइट, और अकॉर्डिंग टू डेप्थ भी पढ़ेंगे कि अगर हम सेंटर के पास हैं तो देखो कोर पे जब हम आते हैं तो जी 0 हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, 1600 किलोमीटर, 1600 नहीं 100 है, 10 ज्यादा हो गया, किलोमीटर है ना, तो मीटर में करेंगे तो 1600 किलोमीटर आ रहा है, तो अगर हम मीटर में करेंगे तो आप मीटर में ऑलरेडी कर चुके हो, आंसर मीटर में ही आएगा, मतलब रेडियस मीटर में, तो ये भी मीटर में आएगा सॉल्व करने के बाद, है ना, इसको किलोमीटर में लिखा गया है, ये है। अरे 100 है तो इसमें आपका 3 और जोड़ा, हाँ तो कम तो ही ना एज कम्पेयर टू 64। अब देखो एक क्वेश्चन और, अब टॉपिक लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अब वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ड्यू टू डेप्थ, तो सेकंड है
अभी क्या था, हाइट एल्टीट्यूड वाइज था, हम ऊपर जा रहे थे सेंटर से, अब हम सेंटर के पास आएंगे, कम होगा। सो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेप्थ। सेंटर पे एकदम कोर, जहां पे पृथ्वी का कोर है, वहां पे G0 होता है। आज तक कोई पहुंच नहीं पाया, वैसे भी बहुत हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पे, पता नहीं कितना 65 पता नहीं कितना होता है, कुछ होता है, लावा होता है, यहाँ तक कोई नहीं पहुंच पाया। बट हम एज्यूम करते हैं डेरिवेशन के लिए, जो इसका फॉर्मूला आएगा, जो फॉर्मूला आएगा एट डी हाइट पे, वो आएगा GD इज इक्वल टू G1 माइनस डी अपॉन आर। इसको हमें बनाना है, क्या है ये बताता हूँ मैं। लेट्स एज्यूम करते हैं कि सरफेस से यहाँ पर D डिस्टेंस पे हम आकर रुके, ठीक है। एक और सर्कल छोटा सा बनाते हैं, लेट से यहां रुके आके, ये डिस्टेंस जो है वो है स्मॉल टी, क्या है, स्मॉल टी। यहां से लेके यहां तक पूरा क्या है, आर, रेडियस क्या है, आर। और ये जो बच गया हिस्सा, ये जो हिस्सा बच गया, ये होगा आर माइनस डी, आर माइनस डी, ठीक। तो इसका डेरिवेशन करना है, कैसे करेंगे बताते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू, लेट से पृथ्वी की डेंसिटी रो है, लेट अज्यूम कि पृथ्वी की डेंसिटी क्या है, रो है। तो चलिए ये रिजल्ट है जिस पे हमें डेरिवेशन करना है, यहां तक पहुंचना है, डायग्राम ये है। तो चलिए सोचते हैं, तो हम मान लेते हैं कि जो पृथ्वी का मास है वो है आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी रो। रो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ पृथ्वी, अर्थ की डेंसिटी हमने एज्यूम कर रखा, ठीक है। अब स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हमने थोड़ी देर पहले किया। तब इस यहां से हम लोग स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, और m की जगह ये पूरी वैल्यू रखें अगर हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन रो, और ये आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 4/3 पाई जी आर रो, ठीक है। इक्वेशन बना लेते हैं, इसको बॉक्स बना कर रख लेते हैं। ये स्मॉल जी की वैल्यू आई। अभी हमें क्या निकालना है, जीडी भी निकालना है। क्या निकालना है, जीडी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम एज्यूम करते हैं। अच्छा एक बात और, चलो ठीक है, जो हमने एक छोटा सा स्फीयर बनाया है तो वो पृथ्वी का ही पार्ट। अब उसमें जो रेडियस है वो कम हो गया है, आर माइनस डी हो गया, तो उसका मास भी चेंज हो जाएगा। तो मास एट नाउ मास एट डेप्थ डी, लेट से m डैश मान लेते हैं, वो भी ऐसे ही होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हो गया आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बट यहां पर r क्या है, r माइनस डी। स्फीयर तो छोटा सा रह गया ना, अंदर वाला रह गया जिसका रेडियस है, इनटू रो। अब इस सरफेस पे GD, उस सरफेस पे GD, नीचे अंदर वाले स्फीयर पे, यहां पे हाईलाइट कर देते हैं, यहां पर आपका G है और यहां पर है आपका GD, ठीक है। तो देखिए सर, ये होता है आपका कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। तो हो जाएगा आपका कैपिटल G तो हमेशा सेम रहेगा, कहीं पे भी जाएंगे। m की जगह पे ये वाली वैल्यू आएगी 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब रो, और r की जगह पे क्या आएगा, r माइनस डी का स्क्वायर, है ना। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू बन रही है, सिंप्लीफाई करने के बाद
सिमिलरली वैसे ही बनेगी जैसे ये बना है 4/3 पाई जी आर के जगह पे आर माइनस डी और रो। इसको भी बॉक्स बना लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, कभी भी किसी भी दो वैल्यू को कंपेयर करना तो रेशियो से निकालते हैं, रेशियो निकालना था। इससे ये 2 गुना बड़ा है, 1/2 है, 3/, तो रेशियो चाहिए। तो अब क्या करेंगे, नाउ जी डी अपॉन जी कर देंगे। तो जब जी डी 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, केवल बचेगा आपके पास आर माइनस डी अपॉन आर। एक फॉर्मूला ये भी बन गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे। जब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो जी डी माइनस अपॉन जी, आर से आर कट के 1 हो जाएगा, डी बाई आर, और ये वैल्यू इधर भेज देंगे तो आगे हमारा डेरिवेशन जो हमें करना था। बहुत इजी है। अब तक आपने जितने चैप्टर पढ़े उन सबसे बहुत आसान है डेरिवेशन इसका। अब तक जितना चैप्टर पढ़ा है आपने उन सबसे आसान चैप्टर जाने वाला ही है। मैं कब डराया था? मैंने कभी नहीं डराया इसको। डराया मैंने इस चैप्टर को लेके? ना भाई, कभी नहीं डराया मैंने। ना भाई, निहारिका तुम स्ट्रेस आउट हो भाई को लेके? हाँ तब ठीक है, फिर ठीक है। नहीं ऐसा पता चला मेरे को। परेशान हूँ, स्ट्रेस आउट। अरे चिल, खुश हो जाएगा वो, धीरे धीरे सही हो जाएगा, टेंशन ना लो। पढ़ नहीं रहा है वो। इफ d इज इक्वल टू आर, d इज इक्वल टू आर, सेम चीज है, मतलब वो पॉइंट को उठा के फिर से आपने वहीं पर लाकर रख दिए। तो जब ये सेम है तो कट जाएगा भाई, ये भी आर ये भी आर, कट गया तो आपका फिर से वही आ गया। तो बस और नहीं, क्यों? बस इतने टाइम बाद क्लास हुई है तो यही ग्राफ मुश्किल से हो रहा है। एक कंडीशन और, एक कंडीशन गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा सा ध्यान दो। देखो क्या कह रहा हूं मैं, सुनो निहारिका, मैं जब यहाँ पे d की जगह r रखूंगा तो r 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, यानी कि जी डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0। यानी कि अगर आप धीरे 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 यहाँ पे आ जाएंगे r पे, तो उस समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, 0। ये मैथमेटिकल प्रूफ हो गया। मैंने अभी लॉजिकली बोला था कि कोर तक आज तक कोई पहुंचा नहीं है, वैसे भी 0 ही होता है। उसका मैथमेटिकल यही है कि इस फॉर्मूले में, जो फॉर्मूला हमारे पास है, देखो ध्यान से, जी डी इज इक्वल टू जी, ऐसे तो हमारे assumption के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। if d नहीं नहीं, ये सब कैलकुलेटर सिस्मिक वेव से हाँ, नहीं मैं ज्योग्राफी के हिसाब से बोला हूँ। ज्योग्राफी में तो प्रूफ नहीं करते ना ये। ज्योग्राफी में तो हम बोलते हैं कि हमारे पास 2 वेव होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव, एस वेव एंड पी वेव। इसको हम भेजा हमने, ये पढ़ोगी जब ज्योग्राफी पढ़ोगी, मैंने मास्टर्स लेवल तक ज्योग्राफी पढ़ी है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कट के क्या बन जाएगा, 1, 1 - 1 0, तो 0, तो यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट आर इज 0। एट आर मतलब एट सेंटर, एट सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के सेंटर पे। और यहां पर जब g 0 है तो मास भी क्या, वेट भी क्या होगा, क्योंकि mg होता है वेट, इसलिए वहां पे जाओ। आज तक कोई पहुंचा नहीं, वहां पे पहुंचेगा। आज तक हम नेचुरली पृथ्वी के सरफेस से केवल 12 किलोमीटर तक ही पहुंच पाए हैं बस। और पृथ्वी तो भैया 6400 किलोमीटर तो रेडियस है, और हम केवल 12 किलोमीटर। और नेचुरल जो मतलब नेचुरल जो गहराई है वो है लगभग 4 किलोमीटर तक बस। अच्छा, मैन मेड 4 किलोमीटर है, नेचुरल 12 किलोमीटर है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट ये 2 डेटा है, इससे ज़्यादा हम लोग पहुँच नहीं पाए। अरे जैसे मान लो ये पृथ्वी है, चलो बना लो पहले, बात फिर बताता हूँ मैं। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अभी इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो किसी इंसान को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ से मैंने पूरा टनल काट दिया, जो कि हो नहीं पाएगा हाइपोथेटिकल, और मैंने यहाँ से इसको ड्रॉप कर दिया, तो क्या होगा, वो इधर से गिरेगा
और फिर घूम के वापस फिर आ जाएगा। वो ये क्वेश्चन है 23। तो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं हैं? इससे होता है। नहीं क्वेश्चन है मैथमेटिकल, क्यों बनाते हैं? क्योंकि आज तक कोई तो देखो अरे मैं- लॉजिक ही लॉजिक से ही बना है ना क्वेश्चन, तो लॉजिक से बना। मैं ये कह रहा था कि ये पृथ्वी है, आज ये पृथ्वी का जो रेडियस है, पृथ्वी का जो रेडियस है, पृथ्वी का जो रेडियस है वो है यहां से यहां तक 6400 किलोमीटर। ठीक है, इंसानों द्वारा आज तक केवल 4 किलोमीटर तक ही टनल किया गया है। बाई नेचुरल एक है 12 किलोमीटर, कहीं साउथ अफ्रीका या ऐसे कुछ करके है 12 किलोमीटर, इसके नीचे नहीं जा पाए। यहां तक तो वैसे भी कोई नहीं जाएगा। क्यों? पृथ्वी का कुछ स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ोगे ना, कुछ ऐसे होता है यहाँ पर, हाँ कोर, तो ये जो कोर होता है ना, यहाँ पर 64,000 डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर होता है, अगर मैं थोड़ा बहुत गलत हो रहा हूँ। और यहाँ पर पिघला हुआ लावा के फॉर्म में नीफी पाया जाता है, नीफी, निकिल और आयरन, जिसके वजह से पृथ्वी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ये ज्योग्राफी में, हाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कोई पहुँच नहीं सकता। ये तो अच्छा नहीं पढ़ा। ये ज्योग्राफी जब पढ़ाता था तो मैं पढ़ता था। क्या बना दिया? ये माउंटेन क्रस्ट हो गया, ये आपका ले, इसमें भी उदो होते थे ना सीमा सियाल करके। एनीवे ठीक है, अरे रुक जाओ बस, 5 मिनट है, छोड़ दो। रुक जाओ। कहाँ घूमने जाना है तुम्हें? सीधे घर जाना? हाँ, आज भी पेपर खत्म हो गया। कितने तुम लोग तेजस्वी लोगों के आए हो, कुछ लोग हैं सो रहे हैं, है ना। रिया का पेपर खत्म हुआ था, 2 दिन सोई थी। Excuse me, आपने बुलाया नहीं था। ठीक है, मैं 12 सालों को पढ़ाऊंगा। हेडिंग डालो, वेक्टर फॉर्म ऑफ, नहीं हेडिंग डाल दो। वेक्टर नहीं, अब घुसने से मालूम नहीं वेक्टर मत चलता बताओ। है। सिर्फ आसान लगा। चुप हो जा, मत कराओ। आसान है, इसको बैठ के वो ये आसान। नहीं, सर्कल बनाना सिखाते हैं। इसको करो। आसान लग रहा है तो बैठ कर लिया। छोड़ो फिर, ये रहने देते हैं, छुट्टी। लेकिन फिर भी हैज कंपेयर रोटेशन इजी नहीं लग रहा है, पहले बताओ। हाँ, रोटेशन बहुत इजी है, मैं रोटेशन बीच में कराऊंगा जब, बहुत इजी है, प्रैक्टिस कर रहा, छोड़ दो अभी।